अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं पूरे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें शामिल है प्राचीन भारतीय इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, संस्कृति, साइंस, पुरस्कार और करंट अफेयर्स। चैलेंज ये है, क्या आप 100 में 100 ला सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, वह किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही, इसका आंसर है रावी नदी। किस नदी के किनारे है यह? रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हम देखें अगर, वह है नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है उसमें सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए इसका आंसर जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, वह है कौन सा? अन्नागार। कौन सा है? अन्नागार। ये सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अभी जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है और वहीं हड़प्पा भी कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। अगर आप ये प्रश्न कर दिए, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बताइए कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। बिल्कुल, इसका आंसर सही बताइए जल्दी से आप। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल सही, इसका अर्थ है काली चूड़ियां। क्या होगा? बी नंबर, काली चूड़ियां। काली बंगन, बंगन मतलब जो बंगल बेंगल होती है उसका अर्थ होता है बेंगल्स का चूड़ी, तो इसका सही अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगन कहां पर स्थित है ये मुझे बताइए। वह कहां पर स्थित है? राजस्थान में। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहीं से मिली हुई है जुती हुई खेत का प्रमाण। जोते हुए जो खेत हैं उसके जो रेखा है वो बना हुआ प्रमाण मिला है कालीबंगन से। अगला प्रश्न ये जो है, यह प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये पूछता है, ये रिपीटेड होता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा डॉकयार्ड के साक्ष्य कहां से मिले? गोदीवारा का मतलब होता है, क्या होता है गोदीवारा का मतलब? बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, इसका आंसर सही होगा ए नंबर, लोथल। लोथल कहां पर स्थित है मुझे बताइए ऑप्शन में। लोथल कहां पर स्थित है? यह है गुजरात में। यह जो है ये यहां से काफी व्यापार वगैरह हुआ करता था, है ना? ध्यान रखिएगा। एक है देखिए, सुतकागेंदोर। कौन सा है? सुतकागेंदोर। बताइए ये कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए, सुतकागेंदोर कहां पर स्थित है? यह कहां पर स्थित है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धोलावीरा कहां पर स्थित है? वह भी है गुजरात में। धोलावीरा कहां पर है? तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा। रंगपुर कहां पर है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दो ऑप्शन, रंगपुर और सुतकागेंदोर कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए जल्दी से। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन। विच इज द लार्जेस्ट इंडस सिविलाइजेशन साइट लोकेटेड इन इंडिया? आंसर बताइए इसका। कौन सा सबसे बड़ा है? बताइए सबसे बड़ा स्थल। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? राखीगढ़ी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं, है ना, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न सब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत मदद करेगा। अगला प्रश्न, घोड़ों की अस्थियों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? फ्रॉम विच साइट वर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स फाउंड? बताइए इसका आंसर क्या होगा? घोड़े के अस्थियों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, इसका आंसर सुरकोटदा। कौन सा जगह है यह? सुरकोटदा है, जहां से घोड़े के जो हड्डी हैं उनके अवशेष मिले हुए हैं, है ना? अगला प्रश्न देखिए, वह है इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा? ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? बताइए इसका आंसर। अगर आप ये प्रश्न कर दिए, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा तैयारी है। बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? जल्दी से बताइए मुझे आंसर में। बिल्कुल, ये पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण है, अलग अलग जो वर्ण बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब का जो है किस मंडल में वर्णन है? तो वह है 10वें मंडल में।
कौन से मंडल में? वह है 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का वर्णन है। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करिए। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं एग्जाम में। आप हमारे चैनल को नीचे में जाकर के लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? बताइए कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आंसर बताइए जल्दी से। कौन सी वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? बिल्कुल इसका आंसर सही है, बी नंबर, यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य, गद्य का मतलब क्या है बताइए? गद्य का मतलब है कहानी, कहानी जो होती है उसके माध्यम से, और पद्य मतलब जो कविता हम कहते, कविता के फॉर्म में। गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है, वो कौन सा वेद है? वह है यजुर्वेद। एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहला वेद कौन सा था? तो सबसे पहला वेद था ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह है इंपॉर्टेंट, भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? जल्दी से आंसर बताइए मुझे। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा सामवेद। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? संगीत की बातें किस वेद में की जाती है? सामवेद में, है ना। तो बी नंबर इसका आंसर होगा। यह देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? जितना भी कर्मकांड है ना, वो सारे वर्णन किस वेद में दिया गया? जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? बताइए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? देखते हैं आपको कितनी तैयारी आपकी है, बताइए। बिल्कुल इसका आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है। सबसे लास्ट का वेद यही है, अथर्ववेद। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अब देखिए आपकी जो है बहुत सारी तैयारी जो हड़प्पा सभ्यता से था, वैदिक सभ्यता से, उससे मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया। अब इसके बाद आपको महाजनपद का प्रश्न आपके सामने। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? बताइए महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? आंसर बताइए जल्दी से। महाजनपद की जो चर्चा की गई थी पुराने समय में, वो किस वेद में मिलता है? इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बी नंबर, अगुंतर निकाय में। किसमें मिलता है? अगुंतर निकाय में महाजनपद की सूची दी गई है। ये कितने महाजनपद थे टोटल? ध्यान रखिएगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में से कौन कौन से महाजनपद थे? तो जैसे एक था वैशाली, दूसरा था लिच्छवी, है ना, ध्यान रखिएगा, वैशाली, लिच्छवी, इसके अलावा काशी, वत्स, श्रावस्ती, ये सारे जो है, श्रावस्ती, अंग, ये सारे जो है महाजनपद के नाम हैं। तो आप 16 महाजनपद का ध्यान रखिएगा। महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई है? तो वो दी गई है अगुंतर निकाय में दी गई कि कौन कौन से महाजनपद हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, देखिए हर्यक वंश के किस शासक को कनिक कहा जाता था? बताइए जल्दी से। हर्यक वंश के किस शासक को कनिक कहा जाता था? कुनिक किसको कहा जाता था? विच रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी वाज कॉल्ड कुनिक? बताइए कौन से हैं? बिल्कुल अजात शत्रु। किसे कहा जाता था? जिसे कोई शत्रु मार ना सके, है ना, उसे अजात शत्रु। हर्यक वंश के जो अजात शत्रु है उनको कहा जाता था कुनिक कहा जाता था। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, है ना। अजात शत्रु के समय में पाटलिपुत्रा राजधानी आ गया था। बिंबिसार के समय मगध का राजधानी कहां हुआ करता था? राजगृह हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा है इंपॉर्टेंट, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका आंसर। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल सही, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से किया था? चाणक्य के नाम से, चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का दूसरा नाम कौन सा है? कौटिल्य है। क्या नाम है? कौटिल्य। ध्यान, इसके किताब का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो किताब लिखा है अर्थशास्त्र। चाणक्य के मदद से, इनके गुरु हुआ करते थे, उनके मदद से चंद्रगुप्त ने जो था नंद वंश के शासक घनानंद को हराया था। तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो वह था बिंदुसार। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? तो अशोक ही था नाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है इंपॉर्टेंट प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बताइए। अगर आप ये प्रश्न कर दिए, आपका तैयारी बहुत अच्छा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग कहां हुआ करता है? कलिंग उड़ीसा में। कहां पर? अभी के उड़ीसा में। यहां पर कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का वर्णन है? बिल्कुल सही, अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका डी नंबर आंसर होगा।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए आंसर जल्दी से। भारत का नेपोलियन, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। कौन, क्या नाम होगा इसका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? वो लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें बात बताया गया है, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इनके बारे में पूरी तरह से बहुत सारे इनके गुण बताए गए। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा करना, इसमें इसके गुण गाए गए हैं। इनमें इन्हें कहा गया है कि दक्षिण के 12 राज्यों को और जो उत्तर के थे 9 राज्यों को जीता था। दक्षिण के राज्यों को उनको उसी तरह लौटा दिया था, लेकिन उत्तर के राज्यों को अपने पास ही रखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? वह है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, और एक चीज ये देख लीजिए, ये किस वंश से संबंधित थे? देखिए, जो समुद्रगुप्त थे वो किस वंश से संबंधित थे? नाम से ये गुप्त वंश से। और गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? तो गुप्त वंश के संस्थापक का नाम था समुद्रगुप्त, है ना, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के हैं, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन थे? यानी कि जिनके समय में शक्तिशाली हुआ था, तो वो कौन थे? तो वो थे कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है वह देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के यानी रुपयक, चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? रुपयक चलाया था। बताइए आंसर। गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे? जल्दी से बताइए मुझे ऑप्शन। बिल्कुल, इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर क्या है इसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा सिक्का चलाया था? किसका? चांदी का सिक्का। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? बताइए आंसर। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? बताइए। देखिए, हर्षवर्धन का राजधानी कहां था? कन्नौज। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन का राजधानी कहां था? कन्नौज। देखिए, पहले इसका राजधानी था थानेश्वर। पहले कहां था? तो पहले ध्यान रखिएगा थानेश्वर, लेकिन बाद में कहां बना लिया? कन्नौज। अगर आपको दोनों ऑप्शन में रहे तो आपको कन्नौज लेना है। हर्षवर्धन की राजधानी कहां था? कन्नौज। अच्छा, हर्षवर्धन किस साम्राज्य, किस वंश के थे? तो ये इनके कहा जाता पुष्यभूति वंश। कौन से वंश के थे ये? पुष्यभूति वंश। जब पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी तो उस समय में राजधानी कहां हुआ करता था? थानेश्वर। लेकिन हर्षवर्धन के समय में जो राजधानी था थानेश्वर से हटा करके कहां ले आया था? कन्नौज ले आया था। ये याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय में ही कौन आए थे? वो आए थे कौन से चीनी यात्री? उस चीनी यात्री का नाम है वेन सांग, जो नालंदा में पढ़ाई करने के लिए आए थे। बौद्ध यात्री थे, चीनी बौद्ध यात्री थे। ध्यान रखिएगा, चीनी बौद्ध यात्री थे वो हर्षवर्धन के समय में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने हराया था? बताइए इसका आंसर। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने हराया था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे किसने हराया था? बिल्कुल सही, पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे? कौन सी नदी? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी जो अभी एमपी में है उसके किनारे किसने हराया था? वो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए मुझे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल, इसका आंसर सही होगा सी नंबर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? वह था विजयालय। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। याद रखिएगा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, कौन सा? वह है चालुक्य वंश, जो वातापी के थे, वातापी वाले चालुक्य वंश, उसकी स्थापना किसने किया था? बताइए जल्दी से मुझे। वातापी वंश, वातापी का के जो चालुक्य थे उनकी स्थापना किसने किया था? उनका स्थापना किया था जयसिंह प्रथम ने। किसने किया था? जयसिंह प्रथम। ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था। अगर आप ये प्रश्न कर दिए इसका मतलब आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। दोस्तों, अगला देखिए प्रश्न क्या है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए जल्दी से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए इसका। देखिए, आपको काफी हार्ड क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूं आपके सामने, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को तैयारी करके ये सारे वंश को थोड़ी आप डिटेल में पढ़ते हुए निकल जाइएगा। एक बार एक झलक जरूर लगा लीजिए। आपका नजदीक में एग्जाम है, एक झलक लगा लीजिए। ये मैं रिवीजन में आपको करा रहा हूं, इसलिए फास्ट करवा रहा हूं, नहीं तो मैं इसे पूरा डिटेल में भी दूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपको काफी सारे मिलेगा आपको, जिसमें डिटेल में मिलेगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं लगातार, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये पूछने वाला है, आप अच्छे से तैयारी करके रखिए। बताइए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? वह थे दंती दुर्ग। कौन थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक? वह थे दंती दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाल वंश का संस्थापक कौन था?
देखिए पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ये किस क्षेत्र में था? तो ये बंगाल बिहार के क्षेत्र में थे, बिहार बंगाल क्षेत्र में इनका शासन था, ध्यान रखिएगा, बिहार बंगाल क्षेत्र में। इनमें देखिए धर्मपाल जो थे, ये धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो है सहायता किया था, जमीन भी दान में दिया था। और धर्मकाल के समय ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, वह उसकी स्थापना बिहार के भागलपुर में किसने किया था? वह धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय। कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय है? यह बिहार में है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था उस समय, प्राचीन समय में। यहाँ पर काफी चीन वगैरह से यात्री पढ़ने के लिए आया करते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय से दो महान चीनी यात्री का नाम जुड़ता है, जो काफी सारे चीनी यात्री का, जो एग्जाम में बराबर आपसे पूछ सकता है, एक फाहियान के बारे में और एक वेन सांग के बारे में, ठीक ना। ये दोनों चीनी यात्री के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? अभी हमने बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था, वो कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाले शासक का नाम था धर्मपाल। अभी तक आपका कितना स्कोर हुआ बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बिल्कुल सही, इसका आप बता रहे हैं, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। ये कहां पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वहीं बोधगया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। क्या प्राप्ति किया था? ज्ञान का प्राप्ति। देखिए लुम्बिनी में जब हुआ था तो उसे कहा गया महाभिनिष्क्रम। ध्यान रखिएगा, जब वो लुम्बिनी में से निकले थे अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उन्हें कहा गया महाभिनिष्क्रमण। और जो बोधगया में ज्ञान का प्राप्ति किया गया, ठीक ना। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक और जगह ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती जो यूपी में है, यहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा जो ज्ञान दिया था वो कहां पर दिया था? श्रावस्ती में। काफी बार यहां गए थे ज्ञान देने के लिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जल्दी से बताइए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऋषभ देव, बी नंबर, ऋषभ देव। पार्श्वनाथ जो थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। तो ऋषभ देव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभ देव। अगला प्रश्न देखिए, वह है, आपका अभी तक हिस्ट्री का सेक्शन पूरा हो गया है, अब मैं भूगोल की सेक्शन में जा रहा हूं। और इसमें भी मैं आपको क्रमबद्ध रूप से, अभी मैं हिमालय पर्वत, नदियां वगैरह के बारे में बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मैं उससे आगे झील और जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह उनके बारे में बताएंगे। और आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते जाएंगे। आप लगातार मेरे 7 से 8 वीडियो बने, डेली मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप अगर वो कर लिए तो आपका एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छा है, आपका रिजल्ट होना तय है। बताइए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? आंसर बताइए, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मुझे बताइए जल्दी से। बिल्कुल, ये वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन। कौन सा है? फोल्ड माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन का है। ये वलित पर्वत क्या होता है? मुड़ गया ये पर्वत, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिमालय पर्वत बहुत नवीन पर्वत है, बहुत ज्यादा नवीन पर्वत है। हिमालय पर्वत में अगर देखें तो सबसे पहले कौन सा पर्वत बना था? ट्रांस हिमालय। उसके बाद वाला कौन सा? उसके बाद बना वृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक बना था, है ना। ये ध्यान रखिएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? वह है वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत का निर्माण कौन दो प्लेट के टकराने से हुआ था? तो याद रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा यूरेशियन प्लेट। दो नाम याद रखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से जो है, और कौन से प्लेट के टकराने से? यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? वह है इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफी बार यह पूछा जाता है क्वेश्चन। बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुझे बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, K2। कौन सा है? K2। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ये कहां पर है? तो ये हिमालय पर्वत में काराकोरम में स्थित, जो लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन में है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाता विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो होता कौन सा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो होता माउंट एवरेस्ट, जो कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो कौन सी है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कहां पर स्थित है? काराकोरम लद्दाख में। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है राकापोशी। यह कहां पर स्थित है? यह भी लद्दाख में स्थित है। यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, देखिए बाहरी श्रेणी, हिमालय का जो निर्माण हुआ, अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में हिमालय का जो निर्माण हुआ है यह है ट्रांस हिमालय। कौन सा है ये? ट्रांस हिमालय। उसके नीचे बना है विरहद हिमालय। कौन सा? विरहद हिमालय और विरहद हिमालय। और उसके नीचे बना है लघु हिमालय। कौन सा है? लघु हिमालय। और उसके नीचे है शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक को सबसे जो है कौन सा कहा गया? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी। जब क्वेश्चन पूछा गया हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी, तो वो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। आंसर हो जाएगा शिवालिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, वह है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाऊंगा। आपको फ्री में पूरी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा मुफ्त में एजुकेशन आपके लिए लेके आया हूँ। आपको टोटल कभी भी आपको चार्ज नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए जल्दी से। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल बताइए इसका आंसर जल्दी से। बिल्कुल सही, उत्तराखंड में। कहां पर है नंदा देवी चोटी? वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया, वाई व्हाट नेम इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल? बताइए किस नाम से? नेपाल जब जाएंगे तो वहां पर आपको पानी वगैरह के बोतल पर भी नाम मिलेगा। कौन सा? सागर माथा। क्यों कहा जाता है सागर माथा? क्योंकि अगर हम देखें तो यहां पर देखिए ये समुद्र है, ये वाला एरिया, और समुद्र में अगर देखें समुद्र के अगर समुद्र तल से देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसका कि कितना मीटर हाइट है? 8,848 मीटर। तो इसे कहा गया सागर का माथा। माथा का मतलब सिर, तो इसलिए इसका नाम दिया गया सागर माथा, है ना, ध्यान रखिएगा सागर माथा। वही चोमोलुंगमा कहां पे कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में। कहां पर कहा जाता है? तिब्बत में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है? जोजिला दर्रा। देखिए अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? बताइए आंसर। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जल्दी से आंसर बताइए मुझे। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? बताइए इसका आंसर। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। बिल्कुल सही, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? ये हिमालय में दर्रा है स्थित। दर्रा क्या होता है? पास दो पर्वत के बीच जो छोटी सी संकरा सा रास्ता होता है। तो जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दर्राएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे बनिहाल दर्रा, है ना, जो जम्मू कश्मीर में है। दूसरा आप याद रख सकिए माना नीति लिपुलेख दर्रा, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? तो वह है कहां पे? सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये चंबा और स्पीति कहां पर है? तो चंबा और स्पीति जो है, चंबा और स्पीति के पास दर्रा, ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्राएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जोजिला दर्रा। अगला देखते हैं प्रश्न, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? देखते हैं कितना आप आंसर कर पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। बताइए इसका आंसर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे है? बिल्कुल सही, किस नदी के किनारे है? वह है, बताइए जल्दी से, किस नदी के किनारे है वह? मंदाकिनी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है वो? अलकनंदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे। वहीं अगर देखें मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ है। कौन सा है? केदारनाथ, ये ध्यान रखिएगा, है ना।
भागीरथी ये गंगा का उद्गम स्थल है, गंगा का उद्गम स्थल से जो निकलती है, गंगोत्री से उद्गम स्थल से वो कौन सी नदी निकलती है, वो गंगोत्री से, उसका नाम है भागीरथी, है ना, गंगोत्री से निकलने वाली। और भागीरथी आगे आकर के अलकनंदा से मिलती है और वहां से गंगा कहलाती है। कहां पे मिलती है, तो वह देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में मिलती है। और मैदान में कहां पर घुसती है गंगा नदी, तो मैदान में हरिद्वार में ये प्रवेश कर जाती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, आंसर बताइए। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, आंसर बताइए इसका। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए पीर पंजाल श्रेणी जो है वह लघु हिमालय का हिस्सा है। किस हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का। अभी हमने बताया था ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है, वह है लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही, कंचनजंगा जो है वो किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। भारत के किस राज्य में स्थित है, वह सिक्किम में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। वाह, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए, एकदम बेहतरीन है, बताइए इसका। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, बिल्कुल धौलाधर और पीर पंजाल के बीच है। जो कुल्लू घाटी है धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए जल्दी से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है गंगा नदी है। भारत में बहने वाली, ध्यान रखिएगा, इसका कितना है, 2525 किलोमीटर। वैसे देखें अगर ये चारों में सबसे लंबी नदी तो वो ब्रह्मपुत्र है, चारों में सबसे लंबी नदी। और इसके बाद दूसरे नंबर पर सिंधु नदी। ये जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वह है गोदावरी नदी, ठीक है ना। लेकिन जो भारत की अगर सबसे लंबी नदी चारों में देखा जाए तो वो कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी, 2525 किलोमीटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बहुत, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा नहीं है ना। आपको और थोड़ी सी पढ़ने की जरूरत है, चिंता नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको करा दूंगा। आप इसे याद रखिए, कोसी नदी को, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी है, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अभी मैंने बताया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है गोदावरी नदी, है ना। कौन सी नदी, गोदावरी नदी है, जो कहां से निकलती है, महाराष्ट्र के पास महाबलेश्वर से निकलती है ना। और ये गिरती कहां है, तो ये बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी भी बंगाल के खाड़ी में, और कावेरी नदी भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। वहीं नर्मदा नदी कहां गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में तापी नदी और जो नर्मदा नदी निकल गिरती है वहां पर किस चीज का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा। और ये जितना भी बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ध्यान रखिएगा, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है, बताइए जल्दी से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है, बिल्कुल अमरकंटक। कहां पर है ये, अमरकंटक पर्वत में है ना, अमरकंटक से निकलती है। यहां से 3 नदी निकलती है, एक नर्मदा नदी, दूसरा जो है सोन नदी, और तीसरा जो होता है महानदी निकलती है ना, ध्यान रखिएगा, महानदी, है ना। अमरकंटक से निकलती, कहां से, अमरकंटक का ऊंचाई कितना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आपको कितना तैयारी है आपका, अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बताइए। अभी हमने बताया था जो नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है डेल्टा बनाती है, जो अरब सागर में गिरती है वो ज्यादातर एस्चुअरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी जो है ये कहां गिरती है, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में। और अरब सागर में गिरने वाली नदी किस चीज का निर्माण करती है, ज्यादातर एस्चुअरी का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये काफी बार पूछा जाता है। वहीं महानदी, गोदावरी, गंगा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो और डेल्टा का निर्माण करती है। तो आंसर इसका कह दे रहा है डेल्टा नहीं बनाती है, तो नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा पूछल्ला पर। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर, ताप्ती नदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, है ना। आप दर्पण जीएस देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको बेहतरीन मिलते रहे सारे टॉपिक। देखिए क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है, बताइए। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है, बताइए इसमें से ऑप्शन बताइए जल्दी से। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है,
बंगाल और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, है ना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। अब देखिए सुंदरवन डेल्टा, यहाँ पर कौन सी नदी जाएगी, सिंधु तो जाएगा नहीं, सिंधु झेलम है ही नहीं, कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत में, तो आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वो सुंदरवन डेल्टा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कहां पर पूछ रहा है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सांगपो नाम से। दिहांग कहां जाना जाता है, दिहांग में इसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं असम में इसको किस नाम से जाना जाता है, असम में मुख्यतः इसको जो है वह जाना जाता है किस नाम से, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और जमुना कहां जाता है, जमुना जाना जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट पर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए इसका आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए इसका आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, बिल्कुल शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह है कावेरी नदी पर। कहां पर स्थित है, कावेरी। किस राज्य में स्थित है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए आंसर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही, इसका हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, महानदी पर बनाया गया। देखिए 2-3 बांध को ध्यान रखिएगा, एक दामोदर नदी पर जो बनाया गया, दामोदर जल विद्युत परियोजना, दामोदर जल विद्युत परियोजना, ये बनाया गया है झारखंड में, और ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। दूसरा कौन सा, हीराकुंड बांध। दूसरा तीसरा याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध, है ना, ये भी पूछता है, सरदार सरोवर बांध, ये किस नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर। तीसरा एक ध्यान रखिएगा टिहरी बांध, कौन सा, टिहरी बांध, ये आजकल काफी पूछा जाता है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो वह है भागीरथी नदी पर, है ना, जो गंगा आगे बजा करके बन जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो बांध, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ये भी आपसे पूछता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, बिल्कुल सही, मानसरोवर झील, जो कहां पर स्थित है, तिब्बत में। कहां पर, तिब्बत में। ये तिब्बत से निकलती है, भारत में लद्दाख से होकर के बहते हुए पाकिस्तान में जाकर के ये जो है जाकर के कहां पे गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो वह है मानसरोवर झील। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आंसर बताइए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वह है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ध्यान रखिएगा। ये यमुना नदी कहां पर गंगा में मिलती है, तो वो प्रयाग में मिलती है ना, गंगा की सबसे, प्रयाग में। यमुना कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा यमुनोत्री से। यमुनोत्री में कहां पर, बंदर पूंछ के पास से, जो उत्तराखंड में बंदर पूंछ है वहां पर यमुनोत्री से ये निकलती है यमुना नदी, और ये बहते हुए आकर के गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज जिसे कि इलाहाबाद पुराना नाम था, वहां पर मिलती है। वो गंगा की सबसे बड़ी, ये सारे नदी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इसमें सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है, बताइए। अभी मैंने इसका बताया आंसर, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है, बिल्कुल सही, भागीरथी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है। अगर आप ये क्वेश्चन कर दे इसका तो बहुत अच्छा तैयारी आपका, बिल्कुल सही, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये आप देख लीजिएगा, है ना, आप जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर। अगला देखते हैं, अभी तक आप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, 50 में बताइए कितना आपका सही हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए। भाखड़ा नांगल परियोजना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह काफी बार पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल सही, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है सतलज नदी, सी नंबर आंसर होगा। हरिके बैराज बांध किस नदी पर है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हरिके बैराज बांध किस नदी पर स्थित है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हरिके बैराज बांध किस नदी पर स्थित है ना। ये आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं समझूंगा हाँ आपका बहुत अच्छा तैयारी है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए। जॉन एफ मार्टिनिस, मारिया कोरिना मचाडो, फिलिप ऑघियान और नेडी इशुल्को। बताइए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 में जो दी गई है वो किसे प्रदान की गई है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, मारिया कोरिना मचाडो। किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो, है ना। ये कहां के रहने वाले थे? ये वेनेजुएला के। कहां के रहने वाले? काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी ज्यादा बहस भी हुई है। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के रहने वाले हैं, उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। एक चीज ध्यान रखिए, क्यों दिया गया था? क्योंकि ये जो था ये बताया था तानाशाही से जो है लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में जो है इन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया था, इसी कारण इनको नोबेल शांति पुरस्कार दी गई है ना। अब देखिए आपको पूछेगा कि भौतिकी के लिए, अगर हम देखें कि पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में कि भौतिकी के लिए किन्हें मिला गया था, फिजिक्स के लिए किन्हें दिया गया था। तो देखिए फिजिक्स के लिए किन्हें दिया गया था, आप फिजिक्स के लिए 3 लोगों को दिया गया। एक जॉन क्लार्क नाम है, दूसरा है मिचेल एस डेवोरेट और तीसरा है जॉन एम मार्टिनिस। उन्हें फिजिक्स के लिए दिया गया है। वहीं पर अगर क्यों शांति पुरस्कार यहां पर एक ही को दिया गया, इस एक ही को दिया जाता है, इसलिए शांति पुरस्कार ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं देखिए साहित्य के लिए किन्हें दिया गया, तो हंगरी के एक लेखक हैं, उनका नाम है लाजुस्लो क्रास्नहोरकाई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में अगर पूछा तो किनको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को। अगला प्रश्न है 18वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए। 18वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर होगा कॉन्क्लेव। क्या होगा? कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव नहीं, सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था 18वां बाफ्टा पुरस्कार का, है ना, कॉन्क्लेव। ध्यान रखिएगा कौन सा? कॉन्क्लेव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अनोरा जो है, ये अनोरा के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि अनोरा को जो मिला था वो मिला था 97वां ऑस्कर पुरस्कार। ये कौन सा पुरस्कार इसको मिला था? 97वां ऑस्कर पुरस्कार वह अनोरा को मिला। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अभी बाफ्टा पुरस्कार पूछा गया तो वो है कौन सा? कॉन्क्लेव, है ना। ध्यान रखिएगा कॉन्क्लेव को दी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था? कॉन्क्लेव था। और इसके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया? बताइए आंसर। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर चुना गया? वो कौन सा है? 12वीं फेल। कौन सा है? 12वीं फेल। ये किसने बनाया था? इसके डायरेक्टर का नाम क्या? ध्यान रखिएगा, विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा, है ना। इसे सर्वश्रेष्ठ जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म माना गया है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार वो मिला था कटहल को। ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला गया है? वो कटहल को। इनके निर्देशक कौन थे? तो इनके निर्देशक थे यशवर्धन शर्मा। यशवर्धन मिश्रा, सॉरी शर्मा नहीं, मिश्रा, यशवर्धन मिश्रा, कटहल का, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह होगा 12वीं फेल, है ना। अच्छा 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है शाहरुख खान को। कौन से मूवी के लिए? तो वो मिला है जवान मूवी के लिए, है ना। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो वो मिला रानी मुखर्जी को। उनको किस लिए? उन्होंने एक बनाया था मिशेल चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, इस मूवी के लिए इन्हें दिया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अगला प्रश्न देखते हैं। 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? बताइए इसका आंसर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो मिला था वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछ रहा है। बताइए किसको मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? जल्दी से बताइए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? वह है एड्रियन ब्रॉडी। क्या नाम है उनका? एड्रियन ब्रॉडी। इनका फिल्म का नाम क्या था? इनका फिल्म का नाम था द ब्रूट लिस्ट। क्या नाम है? द ब्रूट
लिस्ट, ध्यान रखिएगा, द ब्रूट लिस्ट। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, कौन सा मूवी को, वो है अनोरा, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, अनोरा। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार मिला है एड्रियन ब्रोडी को, कौन सी मूवी के लिए, द ब्रूट लिस्ट के लिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा है इंपॉर्टेंट। मिस यूनिवर्स 2025 74वीं, जो 74वीं था उसका खिताब जीतने वाली विक्टोरिया क्योर किस देश से हैं, है ना। बताइए 74वीं जो हुई थी, देखिए मिस यूनिवर्स 74वीं, देखिए 74वीं का खिताब जीतने वाली, 74वीं का यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा। 74वीं का खिताब जीतने वाली जो है वो नाम है फातिमा वॉस, क्या नाम है उनका, ध्यान रखिएगा, फातिमा वॉस, उनको मिस यूनिवर्स का मिला है ना। और ये कहाँ की रहने वाली थी फातिमा वॉस, फातिमा वॉस रहने वाली थी मैक्सिको की, कहाँ की रहने वाली थी, मैक्सिको का, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो मैंने आपको नाम दिया है विक्टोरिया क्योर, नाम जो दिया है विक्टोरिया क्योर, ये आपको गलत नाम है, यहाँ पर सही नाम होगा, क्या नाम हो जाएगा उसका, मिस यूनिवर्स फातिमा वॉस। विक्टोरिया क्योर जो थी वो 73वीं 2024 का ली थी, है ना, विक्टोरिया क्योर थी। लेकिन 74वीं पूछ रहा है मिस यूनिवर्स 2025, तो उसका क्या होगा, फातिमा वॉस, जो मैक्सिको के रहने वाली थी, थाईलैंड में हुआ था। इस समय में भारत का जो इसमें मिस यूनिवर्स के लिए जो यहाँ पर प्रतिनिधि था उनका नाम था मनिका विश्वकर्मा, क्या नाम था भारतीय का, पूछ सकता है ये, मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 78वें कांस फिल्म पुरस्कार 2025 में पाम डी ओर, ये सिनेमा है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया, पाम डी ओर यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया, बताइए। पाम डी ओर का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसका किसे दिया गया, बताइए। 18वां कांस फिल्म पुरस्कार का पाम डी ओर पुरस्कार, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी कहते हैं, किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, बताइए। बिल्कुल, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। क्वेश्चन क्या है, ये फिल्म का नाम वो है इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। इस फिल्म को सबसे बेहतर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन सा किसे दिया गया, वैगनर मोरा को, ध्यान रखिएगा, द सीक्रेट एजेंट के लिए उन्हें वैगनर मोरा को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा में किसे चुना गया है, बताइए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा में किसे चुना गया है, इसका आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर बता दीजिए तो बहुत अच्छा आपका तैयारी है, बताइए। इसका नाम है पार्वती तिर्की, क्या नाम है, पार्वती तिर्की। इन्होंने कौन सा लिखा है, कविता लिखा है जिसका नाम है फिर उगना, उस कविता का नाम है फिर उगना, उसके लिए हिंदी भाषा में इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये जो अद्वैत गोदावरी है इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया है, किन के लिए दिया गया है, अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी में इन्होंने जो लिखा, उपन्यास एक लिखा था सिद्धार्थ द बिकेम द बुद्धा, सिद्धार्थ द बिकेम द बुद्धा, उसके लिए अद्वैत गोदावरी को इंग्लिश में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर हम देखें नेहा झा मनी, तो नेहा झा मनी इन्हें दिया गया है मैथिली के लिए, किन के लिए, मैथिली भाषा में इन्हें बनारस आहम, जो मैथिली भाषा में इन्होंने एक किताब लिखा, कविता लिखा है बनारस आ हम, ये लिखा है, इसके लिए नेहा झा मनी को मैथिली में दिया गया, किसमें दिया गया है, मैथिली में, ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर देखिए धीरज कुमार पांडे, इनको संस्कृत के लिए दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको कौन सी भाषा के लिए, संस्कृत के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा के अनुसार कुल कितने व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुल कितने व्यक्तियों को 2026 के लिए सम्मान दिया गया पद्म पुरस्कार के लिए, मुझे बताइए जल्दी से। देखिए 131, कितने लोगों को दिया गया है, 131 को। देखिए इनमें जो है सबसे जो बड़ा पुरस्कार होता है इनमें, वो है पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के बाद है पद्म भूषण, ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण। और पद्म भूषण के बाद कौन सा है, पद्मश्री, पद्मश्री। अब इस बार जो 2026 में दिया गया है पद्म विभूषण के लिए दिया गया है, इनमें 5 पद्म विभूषण दिया गया है। अगर हम पद्म भूषण देखें तो उनमें 13 पद्म भूषण दिया गया है, और रेस्ट जो बचता है, रेस्ट कितना बचा, 13 5 18, तो यानी कि 13 5 18 113 दिया गया किसके लिए, पद्मश्री के लिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेटा इनमें से 19 जो है फीमेल कैंडिडेट को दिया गया, महिलाओं को दिया गया है। 6 जो है 6 विदेशी या एनआरआई को भी दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा
6 विदेशी या एनआरआई को भी दिया गया है और 16 लोगों को मरने के बाद दिया गया है ये पुरस्कार, है ना। इनमें बिहार के 3 विभूति हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से दिया गया, एक भरत सिंह भारती, दूसरा गोपाल जी त्रिवेदी और तीसरा स्वर्गीय विश्व बंधु को दिया गया ये अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या बात है, बेहतरीन। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित एजुकेट गर्ल्स किस देश की संस्था है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 7 स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम में पूछेगा, है ना, अभी लगातार पूछेगा। एजुकेट गर्ल्स किस देश की संस्था है जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? वो किस देश की संस्था है? भारत का। पहली भारतीय संस्था है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है और वो संस्था का नाम क्या है? तो वह है एजुकेट गर्ल्स है, ध्यान रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2025 72वीं में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर बताइए। मिस वर्ल्ड 2025 है ना, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जल्दी से बताइए। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वह है नंदिनी गुप्ता। कौन था? नंदिनी गुप्ता। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहां हुआ था? यह भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में, भारत में हुआ था, हैदराबाद में। और मिस वर्ल्ड 2025 में बनी कौन थी? तो वो थाईलैंड की थी, ओपला सुचाता सुवांगचरी। क्या नाम था? ओपला सुचाता, ओपला सुचाता, ध्यान रखिएगा, ओपला सुचाता चुवांगसरी, चुवांगसरी, है ना। ये जो था मिस वर्ल्ड बनी थी और भारत की तरफ से कौन लिया था भाग? वो नंदिनी गुप्ता ली थी, है ना, नंदिनी गुप्ता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी सारे हमने प्रश्न अभी तक कर लिया है और भी आप लगातार बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे करवा रहे हैं ना, आपका ये सब तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अब देखिए आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है ना, ये पॉलिटी के क्वेश्चन अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अब आप पॉलिटी का देखते हैं कितना अच्छा कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट, आपको साइंस से भी रहेगा और आपको कल्चर से भी मिला है और भी करंट अफेयर्स हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होना है तो ये चैनल आपके लिए है ना, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको सारी जीएस सीरीज मिलता रहे लगातार। तो बताइए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए चुन करके क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में पूछने की ज्यादा संभावना है। बताइए क्या होगा? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जल्दी से बताइए। भाग 3 को किसको कहा जाता है? भाग 3 को। ये भाग 3 में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में राज्य के बारे में दिया गया है, इसमें जिसमें कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में नागरिकता दी गई है, किसको दिया गया है? नागरिकता। और भाग 4 में क्या दिया गया? नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व वो दिया गया है किसमें? नीति निर्देशक तत्व वह दिया गया भाग 4 में। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? मौलिक अधिकार, इसमें आम आदमी के लिए अधिकार दी गई है, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट कौन सी है? अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया क्या है? बताइए इसका आंसर। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया क्या है? आंसर बताइए मुझे जल्दी से। बिल्कुल, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया किसका संघ है? वह है राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ बताया गया, तो 1 नंबर आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लंबी वीडियो होगी, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाला है ना, आप पूरी तरह इसको दिमाग में बैठा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? बिल्कुल बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकता का, अगर हम अनुच्छेद 1 से 4 देखें तो इसमें राज्य से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें क्या दिया गया? नीति निर्देशक तत्व दी गया है। तो जो भारतीय संघ नागरिकता का प्रावधान किसमें दिया गया? अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें हमें बताया कि भारत का नागरिक कौन बन सकता है, कौन नागरिक है, किस प्रकार का है। अभी एसआई आ रहा है, तो एसआई आर के होने के कारण ये नागरिकता से संबंधित प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
संसद नया राज्य बना सकता है उसको किस अनुच्छेद के तहत बनाया जा सकता है संसद को? बता, अगर आपका ये तैयारी कर दिए क्वेश्चन तो आपका इसका मतलब बहुत अच्छा तैयारी है। संसद जो है नया राज्य बना सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत? वह है कौन सा? अनुच्छेद 3, सी नंबर, अनुच्छेद 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? जल्दी से बताइए, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आंसर क्या होगा? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्य अन्य जो है ये आप देख लीजिएगा। वर्तमान में कुल कितने हैं? 6। जो मूल था उसमें 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा करके फिर दे दिया गया क्या? उसे एक कानून बना दिया गया। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से बताइए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में की गई है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत की बात है। किस अनुच्छेद में? वो डी नंबर है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 16 में क्या गया? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी में जो नियुक्ति होगी सरकारी क्षेत्र में, उनके लिए सबको समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 15 में क्या है? इसमें बातें की गई है धर्म, जन्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 में दिया गया है समानता का अधिकार की बात की गई है, जिसमें विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बातें की गई है। इसका आंसर अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वह है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? जल्दी से बताइए, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा? वह है अनुच्छेद 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि वो उसमें रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है सभी मौलिक अधिकार को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? जल्दी से बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, आयरलैंड से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? बी नंबर, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताइए, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 39, 40, 41, 44 और 48। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा अनुच्छेद कौन सा? जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला है समान नागरिक संहिता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए। और यूसीसी पहला लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी करंट है ये, हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब बताइए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है अनुच्छेद 44, सी नंबर होगा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बातें की गई है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? जल्दी से बताइए, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? बिल्कुल इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार का लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? बताइए। ये अगर आप कर दिए तो बहुत अच्छा आपका पॉलिटी का तैयारी है। बताइए किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? बिल्कुल सही, अनुच्छेद 50 में। किसमें? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बातें की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? बताइए, संपत्ति के अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार में था, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिल्कुल इसका सही है, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अलग अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है? बताइए, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है? कौन सा भाग? संविधान का भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व की बातें की गई है, वो कल्याणकारी राज्य की बातें करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन देता है? बताइए जल्दी से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? वह अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 देता है नागरिकता के संबंध में संसद कानून बना सकता है। अगला प्रश्न देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन किसका हिस्सा है? जल्दी से बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन, वो नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वह नीति निर्देशक तत्व का। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी से, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है जिसमें उपाधि का अंत की बात की गई है? वो कौन सा? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। जल्दी से बताइए इसका आंसर। अगर आप ये क्वेश्चन कर दिए तो बहुत अच्छी तैयारी है आपका। बिल्कुल सही, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां दिया है? समानता का अधिकार दिया है 14 से 18। इसका दिया कौन सा? अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक, है ना। और शिक्षा का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21A में। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में? वो आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। 51 ये जो है ये मौलिक कर्तव्य है। 51 ये क्या है? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। और कौन से भाग में है? ये भाग 5 है। भाग 5 है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू कराया जा सकता है? बताइए, क्या नीति निर्देशक तत्वों को अदालत के द्वारा लागू कराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, है ना। मौलिक अधिकार को कराया जा सकता है लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपको हम कल्चर से संबंधित क्वेश्चन लेकर के बता रहे हैं। अब आप हमारे साथ जो है अच्छे से ये बने रहिए, थोड़ी सी समझिएगा और तेजी से भी करेंगे। आपको काफी लंबी वीडियो भी बनते जा रही है और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लास्ट तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराएंगे। देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर किसके 3 मुख्य प्रकार हैं? बताइए। नागर, द्रविड़ और बेसर ये तीनों जो है ये स्थापत्य कला का है। जो मंदिर वगैरह बनता था, जो मकान वगैरह बनता था, बिल्डिंग, वो स्थापत्य कला उसे बोलते हैं। तो भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का नागर, द्रविड़ और बेसर ये प्रकार है। द्रविड़ से दक्षिण भारत में बनता था, नागर से उत्तर भारत में और बेसर से मध्य भारत में बना करता था मंदिर का कला। पंचायतन शैली का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए, पंचायतन शैली का संबंध किससे है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पंचायतन शैली का संबंध किससे है? मंदिर निर्माण की एक शैली है। पंचायतन शैली किससे? मंदिर बनाने का एक शैली है। कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, टेंपल कंस्ट्रक्शन, उसका एक शैली है पंचायतन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। देखते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं बहुत दिक्कत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? बिल्कुल इसका आंसर होगा उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? वह है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या है? द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बनते हैं उसके मुख्य विशेषता क्या है? उसका मुख्य विशेषता है गोपुरम। क्या है ये? गोपुरम। तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर, गोपुरम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा राजवंश के शासक ने करवाया था? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर होगा चंदेल राजवंश ने करवाया था। कौन सा राजवंश ने करवाया था? चंदेल राजवंश ने। अगर आप हमारे चैनल पर दर्पण जीएस पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप दर्पण जीएस देख रहे हैं, यहाँ पर हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराते हैं। एग्जाम पास कराने का पूरा तैयारी यहाँ किया गया है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए आंसर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर लॉर्ड शिवा को, किसको समर्पित है? वह है लॉर्ड शिवा को समर्पित है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर काफी बार पूछा जाता है, शिव जी को समर्पित है, का निर्माण किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट के जो राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम, उन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था जो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर है। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वह है जैन धर्म से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? जल्दी से बताइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है उसका निर्माण किस शैली में हुआ है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। पल्लव शैली में। जो पल्लव राजवंश के थे, पल्लव वंश के, उन्हीं के शैली में हुआ है महाबलीपुरम का रथ मंदिर का। कहां पर महाबलीपुरम है मुझे बताइए जल्दी से, ये कमेंट बॉक्स में। कहां पर, किस राज्य में है और किस शहर में है? अगला प्रश्न है, मंदिर के सबसे भीतरी भाग को जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है क्या कहते हैं? मंदिर के जो सबसे भीतरी भाग है जहां पर देवी देवताएं रखी जाती है उनको क्या कहते हैं? बिल्कुल उनको कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह, जहां पर मूर्तियां होती है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? जो चारों ओर हम दक्षिण प्रदक्षिणा घूमते हैं उसे बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं,
अगला देखते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो साइंस का प्रश्न आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं एक एक करके। किसी वस्तु का भार, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह फिजिक्स से संबंधित है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना होता है? बिल्कुल सही, 1/6। अगर हम देखिए कोई भी वस्तु हम जाए तो हमारा जितना वजन है उसका 1/6 हमारा चंद्रमा पर हो जाएगा। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना हो जाता है? 1/6। क्यों? क्योंकि इसका जो चंद्रमा का त्रिज्या है वह पृथ्वी के त्रिज्या से कम है, इस कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? बताइए, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? जल्दी से बताइए। जो वर्षा बूंदें होती है वो किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के वजह से होती है। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर क्यों मर जाते हैं? बताइए जल्दी से। पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर क्यों मर जाता है? बिल्कुल इसका आंसर होगा क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इस कारण मिट्टी के तेल डालने पर मच्छर पानी में मर जाता है, यानी वो डूब जाता है, ठीक ना, क्योंकि तब मच्छर का भार ज्यादा हो जाता है। अगला, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बताइए जल्दी से। दूरी जो मापते हैं उसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ये सारे दूरी मापने की इकाई है, किलोमीटर, खगोलीय इकाई, लाइट ईयर और पारसेक। इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वह है पारसेक। कौन सी है? पारसेक। सूर्य से जो प्रकाश की दूरी मापते हैं वो प्रकाश वर्ष से मापते हैं, या ब्रह्मांड की किसी दो पिंड है। और सबसे बड़ी दूरी जो है वो भी ब्रह्मांड के मापने के लिए पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। तो बी नंबर आंसर होगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, न्यूटन के किस नियम को? वह है प्रथम नियम को। न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिसमें कहा था कि जो वस्तु जिस स्थिति में है वो वैसे ही बने रहेगी। अगर उस पर बल लगाएंगे तो वो चलेगी, नहीं लगाएंगे तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, इसलिए जड़ कहते। जड़ का मतलब होता है स्थिर, है ना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, वह किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? बताइए जल्दी से, काफी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा है वो? वह है ओ। कौन सा है? ओ। और कौन ऐसा है जो सबसे ले सकता है? वो है ए बी ग्रुप। और जो सबको दे सकता है वो कौन है? ए ग्रुप, ओ ग्रुप, है ना। दोस्तों, आप देख रहे दर्पण जीएस, है ना। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए इसका आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। किसने किया था रक्त समूह का खोज? वह लैंड स्टीनर साहब थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, बिल्कुल सही, एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन समूह का जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए जल्दी से। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल सही, विटामिन बी और सी, ये दोनों जल में घुल जाता है। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुल जाता है, विटामिन बी और सी। तो दोस्तों, ये थे आज एसएससी जीडी 2026 के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना रहा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्जाम प्रिपरेशन के लिए दर्पण जीएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।